उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव सामान्य उपचुनाव की तरह नहीं होने जा रहे। पहले ये माना जा रहा था कि इन उपचुनावों को और किसी भी उपचुनाव को सत्ता का चुनाव माना जाता है, यानी जिसकी सत्ता है वो उपचुनाव जीत लेगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के घर का भीतर का झगड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का रुझान, इन दोनों ने यह बना दिया कि उपचुनाव अब बीजेपी के लिए आसान चुनाव या सरकार के चुनाव नहीं बचे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत तेवर के साथ, तैयारी के साथ, रणनीति के साथ इन उपचुनाव में उतरने जा रही है और बीजेपी के लिए घनी मुश्किल पैदा कर रही है। लेकिन अब उसमें एक तीसरा एंगल बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का भी शामिल हो गया है और इसके बाद प्रभारियों के नाम की घोषणा से लेकर के चुनाव के प्रत्याशियों तक का ऐलान होने की तैयारी हो रही है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ जिन चुनावों को प्रतिष्ठा का चुनाव बना चुके हैं उनकी प्रतिष्ठा बचेगी, या समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में मिली अपनी बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी, या बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीतिक विफलताओं को फिर से सफलता में तब्दील करने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी। और क्या है पूरा खेल और कौन किस पर भारी है, आज के वीडियो में इसकी विस्तार से पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव की टिप्पणी। तो फिलहाल की सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयारी चल रही है आम चुनावों की, उपचुनावों की। 10 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होने वाले हैं और 10 विधानसभा सीटों में से तमाम सीटों पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, उन्होंने अपने पर्यवेक्षक, अपने प्रभारी घोषणा इनकी कर दी है और लगातार अब वो सक्रिय हो रहे हैं ताकि वो इन उपचुनाव में कामयाबी हासिल कर ले। वहीं बहुजन समाज पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये बात साफ तौर पर कही जाती थी कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए उसने बहुजन समाज पार्टी को लगभग शून्य कर दिया और उनकी एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह जीते, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दम पर जीते। समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक बढ़त हासिल कर ली और उनके लगभग 110-11 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उस समय जो गठबंधन था वो गठबंधन लगभग 125 सीटें जीत गया। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ये बात कहते हैं खोल करके कि ये दिल्ली वाले अगर ना आते और घोटाला भ्रष्टाचार न होता तो बीजेपी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही थी और सपा की सरकार बनती। लेकिन अब जिसकी सरकार उसकी विजय। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पिछड़े चेहरे को बीजेपी ने आगे किया था और पिछड़े समुदाय के बीच एक दुष्प्रचार और झूठ किया था प्रचार कि उत्तर प्रदेश में सारा हक यादवों ने ले लिया है। 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए और तमाम अति पिछड़ी जातियों और गैर यादव ओबीसी समुदायों को नाराज किया, साजिश के तहत बरगलाया गया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट डालने में कामयाबी हासिल कराई गई, जिसके चेहरा बनकर उभरे थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन 5 साल की सरकार में उन अति पिछड़े समुदाय के तमाम जातियों को, तमाम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला और ये बात झूठ साबित हुई कि यादवों ने हक मार लिया। और इस बार 2022 के बाद तो एक दिन ऐसा भी आया कि सदन में खड़े होकर एक पत्रिका का सहारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि 86 में 56, फिर एक बार जबान फसली, 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। तो अखिलेश यादव ने पूछा कि पत्रिका बता तो दो, कहां है, कितनी है, कहां है।
कोई सबूत तो दे दो। लेकिन ऐसा कोई सबूत देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। और रिपोर्ट बताती है, जैसे बसावन इंडिया एक पत्रिका है, उस पत्रिका ने बाकायदे शोध करके बताया और आंकड़े से ये साबित किया कि जितने एसडीएम यादव होने का दावा एक बार के चयन में किया था बीजेपी ने, उतने तो पूरे 5 साल अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे 5 साल उतने यादव एसडीएम नहीं। इस तरह से धीरे धीरे वो नाराजगी होती है, तमाम लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उस चेहरे को नहीं बनाया गया था जो केशव प्रसाद मौर्य यानी ओबीसी चेहरा थे। और 22 में फिर से वो विवाद सामने आता है, फिर वो मामला शटल नहीं होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। और 22 से 24 के बीच में बहुत कुछ होता है उत्तर प्रदेश की बीजेपी के घर के भीतर। झगड़ा इतना बढ़ता है कि लोगों का मानना यह है, और खुद बीजेपी ये बात मानती है, उनके विधायक बोल चुके, उनके सांसद बोल चुके कि उनके भीतर कोई सुनवाई नहीं। और बीजेपी के अंतर कलह की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी के साथ नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार बनी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का है। और ऐसे में बहुत झगड़ा भारी हो जाता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 से सीएम ऑन वेटिंग है, स्टूल पर बैठे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन फिर से उनको कुछ नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ सुरक्षित अभी वहीं कुर्सी पर बैठे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी अपनी कुर्सी पर सुरक्षित बैठे हैं। और नाराजगी अचानक से शांत बताई इसलिए जा रही है क्योंकि इन 10 उपचुनावों में सबको टास्क दे दिया गया है कि जाओ और सब लोग चुनाव जितवा कर आओ, तब जाकर के इसका फैसला होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव, भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और उपचुनावों के लिए साफ तौर पर यह कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार के चुनाव होते हैं, सरकार की मशीनरी होती है, सरकार के डीएमएसपी होते हैं, सरकार के चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है। और इन उपचुनावों से सरकारों के बनने या बिगड़ने पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए जनता भी इसी मूड में होती है कि उसी को विधायक चुन दिया जाए जो सरकार में है, और ताकि हमारा काम हो सके। ऐसे कई तरह की धारणाएं उपचुनावों को लेकर बना दी गई। ये धारणा 2017 के बाद भी बनाई, 14 के बाद बनाई गई थी। उसमें भी ये पता चला कि 17 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों लोग विधायकी का फूलपुर और गोरखपुर की सीट छोड़ करके सरकार में शामिल होते हैं और इन दोनों जगहों पर उपचुनाव होता है, और बहुजन समाज पार्टी उस समय उन दोनों उपचुनाव में शामिल नहीं होती है और प्रकारांतर से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर देती है। तो योगी आदित्यनाथ की विधायक वाली सीट और केशव प्रसाद मौर्य की विधायक वाली सीट, जब दोनों सांसद वाली सीट, दोनों विधायक जाकर विधायक बन करके सरकार बनाते हैं, तो उनकी सांसद वाली दोनों सीटें हार जाती है बीजेपी। बीजेपी की केंद्र में भी सरकार होती है, बीजेपी की राज्य में भी सरकार होती है, फिर भी वो दोनों उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। और उसके पीछे एक विमर्श होता है कि सपा और बसपा का गठबंधन इतना कारगर हुआ। और उसके बाद 2 साल में बीजेपी ने इतनी तैयारी की कि 19 में जब सपा और बसपा का गठबंधन घोषित तौर पर हो गया, तो उसके प्रभाव को एकदम न्यूनतम कर दिया। फिर भी 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 5 सीटें 14 में भी सपा के पास थी, 5 सीटें 19 में भी सपा के पास रह जाती हैं। और सपा इस तरह से कोई फायदा नहीं हासिल कर पाती है। बावजूद इसके चुनाव के तुरंत बाद आदरणीय मायावती जी गठबंधन तोड़ लेती है, ये कहते हुए कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। 14 में जो शून्य थी बसपा, वो 19 में 10 होती है और 24 में फिर से शून्य हो जाती है। लेकिन इसलिए बसपा भी अब एक रणनीति बना रही है कि वो भी उपचुनाव लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की 2024 के चुनाव में, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उसका पीडीए ने कमाल कर दिया और यहां तक कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी को हरा दिया। आज की तारीख में देश में सबसे मजबूत अगर कोई पॉलिटिकल लीडर बनकर के उभरा तो उसका नाम है अखिलेश यादव। और इसलिए वो उपचुनावों को इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि कहीं से भी बीजेपी मजबूत ना हो। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस बात का इशारा किया था कि अगर आप एक एक सीट जोड़ें, करहल, मिल्कीपुर, शीशामऊ, फूलपुर और कटेहरी, 6 सीटें सीधे सीधे ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, ठीक ठाक भारी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है।
बहुजन समाज पार्टी जो आरक्षण के सवाल पर बहुत मुखर हुई और जिसने तमाम तरह से लोगों को घेरना शुरू किया। आदरणीय मायावती जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो भाजपा के साथ सपा को, कांग्रेस को, सबको लपेट देती थी। इसलिए उन्होंने भी घोषणा कर दी कि अब उनकी तरफ से भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वो उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2012 के बाद ये पहली बार होगा जब बसपा विधानसभा के उपचुनाव लड़ने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अमित वर्मा और जितेंद्र भैया को बसपा का प्रभारी बना दिया है और उसके बाद ये बात लोगों ने बताई। उधर दूसरी तरफ अगर गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी इन दोनों सीट का जिम्मा खुद अपने हाथ में ले लिया है। मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी के विधायक रहते, उनकी विधायकी की सीट है जो अब वो सांसद में बीजेपी को हराकर संसद में चले गए तो उनकी सीट खाली हुई है और अयोध्या हारने का बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा बैट ड्रॉबैक हुआ है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की सीट को उन्होंने चुना है और कटेहरी कटेहरी की सीट वो है जिस पर लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे और लालजी वर्मा की तरफ से यह मिल्कीपुर और कटेहरी कटेहरी की सीट पर बहुत बड़ी तादाद में लगभग 18 लाख के आसपास मतदाता हैं। 4 लाख दलित हैं, 3,70,000 मुस्लिम हैं, 1,80,000 के आसपास कुर्मी है, 1,70,000 यादव हैं, लगभग सवा 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। ऐसे में मिल्कीपुर और कटेहरी, मिल्कीपुर की अगर बात करें तो 65,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 पासी हैं, 22,000 कोरी हैं, 15,000 दलित समुदाय के लोग हैं और 25,000 के आसपास मुस्लिम हैं। चौरसिया, क्षत्रिय, बनिया, यादव, इस तरह की तमाम बिरादरियों को मिला करके मिल्कीपुर भी एक ठीक ठाक ऐसी सीट बनती है जिसकी वजह से वहां पर वो जीतते रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में अगर एक चीज आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि अपने प्रभारियों की एक सूची जारी की है और एक तरफ ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को लेकर के क्या रणनीति बनाएगी समाजवादी पार्टी, तो जो कटेहरी है जिसको बीजेपी की तरफ से कटेहरी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस कटेहरी का प्रभारी बना दिया गया है जो पूरे चुनाव को अपने नियंत्रण में, अपने निगरानी में लड़ेंगे। उस प्रभारी का नाम है शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी में ये माना जाता है, साफ तौर पर माना जाता है कि जमीनी संगठन की पकड़ शिवपाल सिंह यादव को आदरणीय नेताजी के समय से है और इस बात का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें कटेहरी सीट का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। तो शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में कटेहरी का चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरी तरफ बीजेपी से होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये उपचुनाव कितनी अहमियत रखते हैं। ये उपचुनाव सामान्य नहीं है, ना तो सपा के लिए, ना तो भाजपा के लिए। इवन बसपा भी इन उपचुनाव की अहमियत समझ रही है और ये बात भी समझ रही है कि 27 में विधानसभा सीटों पर अगर चुनाव होने हैं और अगर उपचुनाव में हम बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो 27 में तो हम लड़ाई में ही कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए बसपा भी 2012 के बाद पहली बार यानी तकरीबन 14 साल 12 साल बाद बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए उस उपचुनाव की अहमियत समझिए। तो एक तरफ से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को कटेहरी का प्रभारी बना दिया है और वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर जो अयोध्या फैजाबाद की सीट है वहां से खुद अवधेश प्रसाद जो विधायक रहे फिर सांसद बन गए उनको भी प्रभारी बनाया गया और साथ में एक और प्रभारी लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, बनारस क्षेत्र से एमएलसी चुने गए और उनको भी मिल्कीपुर सीट पर प्रभारी बना दिया गया। अवधेश प्रसाद आज दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे चर्चित सांसदों में से एक बन गए क्योंकि अयोध्या उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। ऐसे में अवधेश प्रसाद खुद मिल्कीपुर के प्रभारी हैं, लाल बिहारी यादव प्रभारी हैं और यही मिल्कीपुर है जिसके प्रभारी योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत शानदार बिसात बिछाई है। मझवा की सीट पर वहां के सांसद वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाया है। करहल मैनपुरी से चंद्रदेव यादव
उनको प्रभारी बनाया गया, जो पूर्व मंत्री हैं। फूलपुर की सीट और सीसामऊ पर कानपुर से राजेंद्र कुमार विधायक, उनको बनाया गया। और फूलपुर की एक सीट ऐसी, इंद्रजीत सरोज विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, और बाद के दिनों में 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में आए। और इंद्रजीत सरोज पासी बिरादरी के बड़े नेता हैं। मनोहर कांशीराम की राजनीतिक प्रयोगशाला के निकले हुए कुछ बड़े नेता, मिसाल के तौर पर रामचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, आज की तारीख में ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में इंद्रजीत सरोज का नाम फूलपुर के प्रभारी के तौर पर जब बनाया गया, तो ये वही फूलपुर है जो सीट एक जमाने में खुद केशव प्रसाद मौर्य की सीट हुआ करती थी। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कोशिश किए, बहुत ही दिल्ली लखनऊ करते रहे, लेकिन अंत में कुछ हुआ नहीं। पता नहीं किसके इशारे पर क्या कर रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में तो खबर ये आने लगी कि मुख्यमंत्री को बदलवाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और बाद में खबर आने लगी कि खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हटवा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उनकी खुद की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि वो कितने मजबूत हैं, कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव भी उनको घेरने में कोई कसर नहीं बाकी रखते। उनका ट्वीट आपको याद होगा कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। लेकिन मुझे लगता है कि बाद के दिनों में एक बार अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बहुत बड़बोला चरित्र है उनका, बहुत ज्यादा उल्टा बोलते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। और अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा कि अब इनका ऑफर मुझे बंद करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में उपचुनावों ने पूरी दिलचस्पी पैदा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी बनाए, 3-4 सीटों पर प्रभारी तो बना चुके हैं लगभग वो, और बहुत ताकत से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती जी सक्रिय हो गई है, बहुत तेजी से सक्रिय हुई है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि वो संसद में पहुंच गए हैं। और चंद्रशेखर जब अपने खुद संसद में पहुंच गए, तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जब वो 10 के 10 उपचुनाव लड़ें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। और चंद्रशेखर आजाद ने इसकी घोषणा कर दी। चंद्रशेखर आजाद इन 10 उपचुनावों को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में बसपा और चंद्रशेखर आजाद दोनों का चुनाव लड़ना उस समुदाय को के बड़े वोट बैंक को बांटेगा, जो संविधान बचाने के नाम पर एक समय में समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। लेकिन उस वोटर को वापस बसपा और चंद्रशेखर आजाद अपने खेमे में लाने में अगर कामयाब हो गए, जिसे बरगला कर, झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2022 में अपनी तरफ ले गई थी, तो मुझे लगता है कि इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होता दिखेगा ऐसी परिस्थिति में, तो वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारने के अपनी रणनीति और पीडीए की कूटनीति, इन दोनों के चलते आज की तारीख में सबसे भारी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में ही अपना लोहा मनवाया है, अपनी राजनीतिक कुशलता को लोगों के सामने जाहिर किया है। और अगर इसी तरह से, इसी पैटर्न पर सामाजिक समीकरणों को साधते हुए पीडीए की समाजवादी रणनीति पर कारगर होकर के अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिए और इन प्रभारियों के साथ वो चुनाव मैदान में उतर गए, तो समाजवादी पार्टी इन सब पर भारी होगी। और बसपा, आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ज्यादा भूमिका में इन चुनाव में सक्रिय होने का काबिल समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। मनोवैज्ञानिक बढ़त लिए हुए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, उसके नेताओं में एक आत्मविश्वास है, सक्रियता है और एक जुनून है, और पीडीए जैसी एक रणनीति है। इसलिए सबसे ज्यादा फेवर अगर किसी के पास जा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के ऊपर जा रहा है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर और कटहरी की सीट नहीं जितवा पाते हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे? या फूलपुर की सीट जितवाने में नाकामयाब हो जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और कहीं अगर सपा जीत गई फूलपुर, तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? अगर फिर से मिल्कीपुर यानी अयोध्या वाली सीट बीजेपी हार गई, जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी टिकट देने का मन बना रही है। अवधेश प्रसाद पूरे देश ने, दुनिया में नाम उनका हो गया। उन्होंने जिस तरह से अयोध्या के मसलों को उठाया, पासी बिरादरी से आते हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, सबका लाभ मिलेगा। और यह लाभ इतना मिलेगा कि मुख्यमंत्री अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई और कई बैठकें अयोध्या में कर चुके हैं और खुद अयोध्या में पैर जमा चुके हैं।
ऐसे में बारिश ने जितना अयोध्या में बीजेपी की किरकिरी की, चुनाव ने 2024 के चुनाव ने अयोध्या में जितनी बीजेपी किरकिरी की, क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अगर उन्हें टिकट समाजवादी पार्टी देती है तब अखिलेश यादव की रणनीति के तहत क्या फिर से किरकिरी करेगी और जिसका सीधा असर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक होने वाला है? क्या फूलपुर में इंद्रजीत सरोज अपने पीडीए के समीकरण के साथ केशव प्रसाद मौर्य को चित करने में कामयाब हो जाते हैं? और क्या बसपा और चंद्रशेखर आजाद दोनों के लड़ने का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है? इन सारे समीकरण पर तय करेगा कि उपचुनाव का अंतिम परिणाम क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले ये उपचुनाव अब सामान्य उपचुनाव की तरह कतई नहीं रह गए। ये 2027 के चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। इसलिए सबने अपनी ताकत झोंक दी है। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी ताकत किस पर कितनी भारी पड़ती है। आपका क्या मानना है इस पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।